हरे कृष्णा। हमारे इस चैनल वेद भूमि एस्ट्रो में आपका स्वागत है। जैसा कि हम मंगल की सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं, मैंने आपसे मंगल की सिग्निफिकेंस, मंगल की जो डिफरेंट एस्पेक्ट होती है वो, और मंगल का विभिन्न हाउसेस में क्या प्रभाव पड़ा है, इसके विषय में पहले ही बात कर चुकी हूँ। तो आज क्यों ना ही हम मंगल से ही बनने वाले मांगलिक दोष के विषय में चर्चा करते हैं, जिसको लेकर लोगों के बीच बहुत सारी भ्रांतियां हैं और लोगों के मन में एक डर भी बसा हुआ है। यदि किसी के घर में बच्चा पैदा होता है और वह पता चलता है उसकी कुंडली दिखाने पर कि बच्चा मांगलिक है, तो पेरेंट्स का और फैमिली का आधा से ज़्यादा समय तो इसी बात में निकल जाता है कि इसकी शादी के समय हम प्रॉपर मैच मेकिंग कैसे लाएंगे, इसको मनचाहा जो जीवन साथी है वो कैसा मिलेगा, हमको कितने कॉम्प्रोमाइज़ेस करने पड़ेंगे और हम कैसे लड़का या लड़की ढूंढेंगे। ये हमेशा पेरेंट्स के मन में क्या रहता है, एक दुविधा उत्पन्न रहती है, क्योंकि मांगलिक दोष को लेकर बहुत ज़्यादा डराया जाता है। और यहाँ तक कि यह भी कहा गया है कि यदि एक मांगलिक की शादी दूसरे नॉन मांगलिक से कर दी जाती है तो उसकी मृत्यु तक हो जाती है। ये पहले के जो ज्योतिषी थे उन्होंने अवधारणा दी हुई थी। तो मैं आप लोगों से आज ये क्लियर करना चाहती हूँ कि मांगलिक दोष को लेकर आपको जितनी भी भ्रांतियाँ हैं उनको ज़्यादा ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आज से 100-150 साल पहले जब हम बात करते हैं कि जब हमारे जो दादा दादी हुआ करते थे, उस समय आप देखेंगे कि जो उनके बच्चे होते थे, एक फैमिली में आप देखेंगे कि 10 भाई बहन से ज़्यादा भी होते थे, किसी के घर में 7-8 बच्चे होते थे। तो उस ड्यूरेशन की यदि हम बात करते हैं तो जो फीमेल होती थी उनकी जो डेथ होती थी वो ज़्यादा से ज़्यादा कब होती थी, बेबी डिलीवर करते समय होती थी। क्योंकि आप उस समय देखिए कोई मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं थी कि जो बेबी हो रहे हैं उस समय सिजेरियन करा दिया जाए या फिर किसी और तरीके से बेबी को डिलीवरी करा दी जाए। तो उस समय ऐसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। तो मोस्टली जो फीमेल्स थी उनकी जो डेथ होती थी वो कहीं ना कहीं डिलीवरी के समय होती थी। तो उस समय ये कहा जाता था कि यदि एक पर्सन मांगलिक है तो दूसरी की यदि नॉन मांगलिक से शादी करा दी जाती है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले मंगल के सिग्निफिकेंस को समझना आवश्यक है। और ज्योतिषी में कोई भी प्रेडिक्शन देश काल पात्र को ध्यान में रखकर ही किया जाता है। आज का जो करंट सिनेरियो है वो चेंज हो चुका है। जैसे कि आप देखते हैं कि डिलीवरी के समय जो डेथ के रेशियो है, फीमेल डेथ रेशियो, वो अब बहुत कम हो चुके हैं, क्योंकि ना किसी और तरीके से आप देखेंगे कि डिलीवरी करा दी जाती है। तो मगर आज का जो यदि आप देश काल पात्र को यदि आप ध्यान में रखते हैं तो मोस्टली डेथ के जगह कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा है लोगों के रिलेशनशिप में, डाइवोर्स के केसेस बढ़ गए हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं पे मंगल को यदि आप देखते हैं कि मंगल के यदि आप सिग्निफिकेंस को ध्यान में रखते हैं तो मंगल को ऊर्जा का कारक ग्रह माना जाता है, कॉन्फ्लिक्ट का। जो मार्स है वो एक क्या है, सोल्जर है, मतलब उसमें एक सोल्जर की भांति क्या होती है, एनर्जी होती है, स्ट्रेंथ होती है। मार्स को पैशनेट प्लैनेट कहा जाता है, मतलब हमारे अंदर कितना पैसन है, किसी भी चीज़ को पाने के लिए कितनी डिज़ायर है, हम उसको पाने के लिए किस हद तक जा सकते हैं, वो एनर्जी हमको कहाँ से आती है, मंगल से आती है। और कहीं ना कहीं मंगल को फाइट का, कॉन्फ्लिक्ट का, वाद विवाद का, युद्ध का भी क्या माना जाता है, कारक ग्रह माना जाता है। इसलिए कहा जाता है कि कुंडली के अलग अलग जो भाव हैं, यदि वहाँ पे मार्स बैठता है तो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है और आपकी मैरिज लाइफ में क्या करता है, वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो हम आज बात करते हैं कि मंगल से मांगलिक दोष कैसे बनता है, कुंडली के कौन से भाव में मंगल बैठा हुआ है तो वो मांगलिक दोष का निर्माण करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं चार्ट में, कुंडली में आप जानते हैं कि टोटल 12 हाउसेस होते हैं। तो यदि मार्स फर्स्ट हाउस, 4th हाउस, 7th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस में यदि मार्स बैठा हुआ है तो यह मांगलिक दोष का निर्माण करता है। और साउथ इंडिया में 2nd हाउस में भी यदि मंगल की स्थिति है तो उसको भी मांगलिक दोष माना जाता है। अब आप यहाँ पे ये सोचिए कि इन प्लेसेस से ही मांगलिक दोष का निर्माण
क्यों होता है। आप यहाँ पे ये देखेंगे कि मंगल इन स्थानों में बैठकर किसी ना किसी तरीके से जो मैरिज का हाउस है 7th हाउस, उसको क्या करता है, इम्पैक्ट डालता है, या फिर इस स्थान में इम्पैक्ट डालता है जो लॉन्जिविटी का होता है और डेथ का स्थान होता है। तो आप यहाँ पे देखिए कि जो फर्स्ट हाउस होता है वो हमारा क्या होता है, हमारा नेचर होता है और हमारा बिहेवियर होता है कि हम सामने वाले पर्सन से कैसे बिहेव करते हैं। तो वहाँ पे उसको फर्स्ट हाउस से देखा जाता है। तो फर्स्ट हाउस का यदि मार्स है तो ये पर्सन को हाईली एक्टिव बनाता है, हाइपर एक्टिव, पैशनेट नेचर का बनाता है और इनके अंदर पावर को प्राप्त करने की बहुत ज़्यादा क्या होती है, लालसा होती है। तो यहाँ पे से जो मंगल की 7th एस्पेक्ट है वो 7th हाउस में आती है। जो 7th हाउस हमारे किसका होता है, हमारे पार्टनरशिप का, स्पाउस का हाउस होता है। तो यहाँ का मंगल 7वीं दृष्टि से 7th हाउस को इम्पैक्ट डालता है, जिससे क्या होता है, मैरिज में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो पर्सन है उसके हार्श नेचर के कारण कई बार उसका सामने वाले के प्रति जो बिहेवियर रहता है वो हार्श रहने के कारण मैरिज में क्या होती है, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होती है। इसके बाद आप ये देखिए कि 4th हाउस में, 4th हाउस हमारी फैमिली इन्वायरमेंट का स्थान होता है, हमारी माता का स्थान होता है, हमारी भी जितनी भी सुख सुविधा की चीज़ें होती हैं उसको 4th हाउस से देखा जाता है। तो 4th हाउस से मंगल अपनी चौथी दृष्टि से कौन से स्थान को देखता है, 7वें स्थान को देखता है। तो यहाँ का मंगल की आपके मैरिज में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और यहाँ पे देखिए 7th हाउस का मंगल तो खुद ही कहाँ पे बैठा हुआ है, आपके स्पाउस के प्लेस में बैठा हुआ है। तो यहाँ का मंगल आपकी शादी में क्या करता है, यदि एफ्लिक्टेड है ज़्यादा तो वो आपकी मैरिटल लाइफ में क्या करता है, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है आपके पार्टनर के साथ। मार्स के लिए ये कहा जाता है कि मार्स जिस भी स्थान में बैठेगा उस स्थान के जो लिविंग सिग्निफिकेंस होते हैं उनसे आपका जो रिलेशन है वो क्या करता है, हार्म करता है। तो वो पार्टनर के साथ ही आपका रिलेशन यहाँ पे क्या करता है, हार्म करेगा। इसके अलावा 8th हाउस हमारे इन लॉज का होता है और आप जानते हैं कि इन लॉज का हमारे मैरिटल लाइफ में एक क्या होता है, स्ट्रॉन्ग प्लेस होता है। हमारी फैमिली लाइफ को अच्छे से चलाने के लिए इन लॉज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो कहीं ना कहीं और ये डेथ का और हमारी जो मैरिज है वो कितनी सस्टेन कर पाएगी, उसकी लॉन्जिविटी क्या होगी, उसको हम किससे देखते हैं, 8th हाउस से देखते हैं। तो 8th हाउस में मंगल मांगलिक दोष का निर्माण करता है और जो 12th हाउस होता है वो 12th हाउस हमारे बेड प्लेजर का होता है। जितने भी हमारी सेक्सुअल डिज़ायर्स होती हैं उसको 12th हाउस से देखा जाता है। तो 12th हाउस का मंगल यहाँ पे 8वीं दृष्टि से अगेन किसको देखता है, 7th हाउस को देखता है। तो आप देखिए कि यदि एक पार्टनर के 12th हाउस में मंगल बैठा हुआ है तो वहाँ पे जो पर्सन होगा वो क्या होगा, हाईली डिज़ायरेबल होगा। और कौन सी चीज़ों के लेके, 12th हाउस की चीज़ों को लेके, जो कि बेड प्लेजर का स्थान है। यदि उस पर्सन को सामने वाला उतना डिज़ायरेबल नहीं मिलता है, यदि सामने वाला पर्सन नॉन मांगलिक है तो वो क्या करता है, वो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है और किसी ना किसी तरीके से फिर 8th एस्पेक्ट से आपके 7th हाउस को डैमेज करता है। आपके जो पार्टनरशिप होती है उस पर क्या करता है, ये कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है। यहाँ पे आपको जो मंगल की जो दृष्टियाँ हैं, 4th एस्पेक्ट, 7th एस्पेक्ट और 8th एस्पेक्ट को समझना क्या है, बहुत ज़रूरी होता है। मैंने इसके लिए एक वीडियो बनाया है कि जो चौथी एस्पेक्ट होती है वो मार्स की एज अ प्रोटेक्टर काम करती है। जो आपकी 7th एस्पेक्ट होती है वो वहाँ पे मार्स विजय प्राप्त करना चाहता है और 8वीं एस्पेक्ट जो होती है वो एज अ डिस्ट्रॉयर काम करती है। मतलब यदि किसी का 12th हाउस में मंगल है, 8वीं दृष्टि उसकी कहाँ पड़ रही है, 7th हाउस में। 1 2 3 4 5 6 7 8 8वीं दृष्टि कहाँ पे पड़ रही है, आपके 7th हाउस में। मतलब वहाँ पे मंगल एज अ डिस्ट्रॉयर काम कर रहा है। 12th हाउस में बैठकर मंगल एज अ डिस्ट्रॉयर करके, डिस्ट्रॉयर एक्ट करके आपके मैरिज के हाउस को क्या कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है। इसलिए जो 12th हाउस का मंगल है वो मांगलिक दोष का निर्माण करता है। मगर आप यहाँ पे देखेंगे कि अपनी चौथी दृष्टि से 1 2 3 4
आपके सिबलिंग्स के साथ आपके रिलेशन को क्या करता है, वो प्रोटेक्ट करता है। मगर 8वीं एस्पेक्ट से आपके जो मैरिज के हाउस को क्या कर रहा है, डैमेज कर रहा है। इसके अलावा 7th एस्पेक्ट से आपके 6th हाउस को देखता है। तो 6th हाउस क्या होता है, हमारी इनेमीज़ का होता है, रोग ऋण शत्रु का होता है। तो 7th एस्पेक्ट क्या काम करती है, एक जीतना चाहती वाली उसकी क्या होती है, एस्पेक्ट होती है। मतलब उन चीज़ों पे जो मार्स क्या करना चाहता है, जीत हासिल करना चाहता है। तो यहाँ का बैठा हुआ मार्स आपको इनेमीज़ के ऊपर कंपटीशन में जीत जरूर दिला सकता है, मगर यहाँ पे आपके मैरिज के हाउस को वो क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है। इसलिए इन स्थानों में मंगल को क्या कहा जाता है, मांगलिक दोष माना जाता है। इसके अलावा आप देखेंगे कि साउथ इंडिया में सेकंड जो पोजीशन होती है मार्स की, उसको भी मांगलिक दोष में माना जाता है, क्योंकि सेकंड हाउस क्या होता है, हमारे कुटुंब का स्थान होता है। तो यहाँ पे वो आपके कुटुंब के साथ में क्या करता है, कुटुंब के साथ कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है। इसके साथ ही सेकंड हाउस से आपकी 7th एस्पेक्ट से 8th हाउस को भी डैमेज करता है। क्या करता है, आपके इन लॉज के साथ आपके जो बिहेव नेचर को क्या करता है, थोड़ा सा हार्श बनाता है, जो आपकी मैरिज लाइफ में क्या करती है, इनडायरेक्टली प्रॉब्लम क्रिएट करती है। इस प्रकार आप देखें कि जो मंगल की जो ये स्थितियाँ हैं यहाँ पे वो क्या करती है, मांगलिक दोष का निर्माण करती है। मगर आप ये देखिए कि क्या मांगलिक दोष ही एक ऐसा दोष जो पूरी शादी को क्या हार्म करने के लिए सिर्फ रिस्पॉन्सिबल होता है, ऐसा नहीं है। कुंडली में ऐसी बहुत सारी जो प्लैनेट्स की पोजीशन होती है जिससे क्या होता है, मांगलिक दोष क्या होता है, कैंसल हो जाता है। आप देखिए कि टोटल 4-5 हाउसेस में मार्स बैठा हुआ है, तो मोस्टली जो 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन होती है वो मांगलिक होती है। मगर हमारे लिए चैलेंज कब क्रिएट होता है, क्योंकि हमारे जो मांगलिक होने के बाद लोगों की ये धारणा बन जाती है कि ऑप्शन क्या हो जाते हैं, लिमिटेड हो जाते हैं। कई बार क्या होता है, गुण मिलते हैं मगर मांगलिक नहीं रहता, उसके कारण हम रिश्ता कैंसिल कर देते हैं। फॉर बीइंग अ मांगलिक, मैं भी मांगलिक हूँ, तो मैंने भी इस सिचुएशन को क्या किया है, बहुत अच्छे से फेस किया है। मांगलिक कोई लड़का आता था, कई बार गुण नहीं मिलते थे, गुण मिलने के बाद लड़का मांगलिक नहीं होता था, तो उसके कारण कुछ बहुत सारे रिश्ते रिजेक्ट कर दिए गए। और मार्स की जो स्पेशल यदि हम बात करें तो मार्स कन्या लग्न और मिथुन लग्न में आप देखेंगे कि मार्स क्या होता है, पापी ग्रह होता है। मतलब वो जो बुध लग्न होता है उसके लिए वो मित्र प्लैनेट नहीं होता। तो आपको यदि आप इन लग्न में हैं तो आपको मार्स की जो पोजीशन है, यदि मांगलिक है तो आपको क्या करना चाहिए, प्रॉपर मैच मेकिंग करनी चाहिए। क्योंकि मेरी भी कन्या लग्न की कुंडली है और जहाँ पे मार्स 3rd हाउस और 8th हाउस के क्या होते हैं, मालिक बनते हैं। तो 3rd हाउस एक उपापचय घर है जिसको पापी स्थान माना जाता है। उसके बाद 8th हाउस को भी अच्छे स्थान में कंसिडर नहीं किया जाता है। इसलिए उस समय प्रॉपर मैच मेकिंग करना क्या था, एक जरूरी था, क्योंकि कन्या लग्न में मंगल शुभ ग्रह नहीं माने जाते हैं। तो यदि आपकी इन लग्न की कुंडली है तो और आप मांगलिक है तो कुंडली को प्रॉपर मैच मेकिंग जरूर करवाएं। मगर इसके बाद यदि आप देखते हैं कि जैसे कैंसर लग्न हो गया, कैंसर लग्न में मंगल क्या होते हैं, योग कारक होते हैं, तो वहाँ पे मंगल उतना हार्म नहीं करते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कुछ ग्रहों की और स्थितियाँ होती हैं जिसके कारण मांगलिक दोष को नलीफाई हो जाता है, ऐसा माना जाता है। इसके अलावा क्लासिक्स में मंगल दोष को कैंसिल करने के, नलीफाई करने की कुछ विशेष स्थितियाँ भी बताई गई हैं। जैसे यदि मान लीजिए 1st हाउस में मंगल बैठा हुआ है और यदि इसमें जुपिटर की दृष्टि पड़ रही है, मान लीजिए कि 7th हाउस में जुपिटर बैठा हुआ है और यहाँ से आपके मंगल को देख रहा है, तो यहाँ पे मांगलिक दोष क्या हो जाता है, कम इफेक्टिव हो जाता है या फिर नलीफाई हो जाता है। इसके अलावा यह भी क्लासिक में बताया गया है कि जिस स्थान में एक पर्सन के, जैसे किसी लड़की के इस स्थान में मंगल बैठा हुआ है और वहीं पे यदि लड़के की इन्हीं स्थानों में यदि क्रूर ग्रह शनि, राहु और सूर्य यदि बैठे हुए हैं तो ये मंगल दोष क्या हो जाता है, नलीफाई हो जाता है। इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि कैंसर एसेंडेंट में जो मंगल है योग कारक है, तो वहाँ पे मंगल का प्रभाव कम होता है।
इसके अलावा मंगल यदि खुद की राशि में, जैसे कि कालपुरुष की कुंडली में मंगल फर्स्ट हाउस और 8th हाउस को रूल करते हैं, मतलब यदि मंगल एरीज साइन और स्कॉर्पियो साइन में है तो मंगल क्या होते हैं, स्व राशि में होते हैं, या फिर मंगल उच्च की राशि यदि कैप्रिकॉन में है, उच्च की राशि में, या फिर मूल त्रिकोण राशि में है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे मंगल का से जो मांगलिक दोष को नहीं माना जाते हैं। तो आप यहाँ ऐसा कुछ मार्स की विभिन्न स्थितियाँ होती हैं जिसके थ्रू आप अपोजिट जो स्पाउस है उसकी कुंडली में मिला के देख सकते हैं कि मांगलिक दोष कैंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ऐसे बहुत सारे सिचुएशन होती है जिसके थ्रू आप देख सकते हैं कि मंगल दोष कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से क्या हो जाता है, नलीफाई हो जाता है। इसके अलावा क्लास 6 में जो आप में से मुझे लगता है किसी को भी ये बात नहीं पता होगी, जैसे कोई एक पर्सन मांगलिक है और दूसरा पर्सन नॉन मांगलिक है, मगर वो मंगल की एनर्जी को अपने काम में किसी ना किसी थ्रू से यूटिलाइज कर रहा है। मैंने ऐसे कुछ एग्जांपल्स देखे जिसमें जैसे मार्स की जो एनर्जी है, मार्स का जो प्रोफेशन है, जैसे नेवी हो गई, पुलिस हो गए, डॉक्टर हो गए, इंजीनियर्स हो गए, मार्स से रिलेटेड जितनी भी फील्ड में यदि अदर स्पाउस काम कर रहा है तो एक पर्सन मांगलिक है और दूसरा नॉन मांगलिक है, मतलब दूसरा जो नॉन मांगलिक पर्सन है जो मार्स की एनर्जी को कहीं ना कहीं पे क्या कर रहा है, यूज़ कर रहा है, प्रॉपर यूटिलाइज कर रहा है, तो जो प्रॉपर मैच मेकिंग बनता है वहाँ पे। और यदि मांगलिक दोष ना देख के भी यदि शादी कर दी जाती है तो वो शादी अच्छी चली है। ऐसा कुछ एग्जांपल्स मैंने देखे हैं, मगर ये जो अवेयरनेस अभी तक किसी को नहीं है कि यदि मार्स की एनर्जी को प्रॉपर यूटिलाइज कर लिया जाए तो मंगल दोष नलीफाई हो जाता है। इसके अलावा ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, सिर्फ मंगल दोष ही नहीं होता, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। कुंडली में मैच मेकिंग के समय हमको क्या करना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए। यदि आप भी अपनी कुंडली में मैच मेकिंग कराने जाते हैं तो सबसे पहले इसके लिए कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले जो पारंपरिक तरीके से आप देखेंगे कि गुण मिलान की प्रक्रिया होती है, उसमें भी यदि नाड़ी दोष है, भकूट है, गन है, यदि ये चीज़ें नहीं मिलती हैं तो आप देखेंगे कि जो आपके गुण मिलान के जो नंबर होते हैं वो कम हो जाते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि यदि किसी का सूर्य अस्त हो रहा है सन से, तो ये भी कहीं ना कहीं पे मैरिज में क्या करता है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है। यदि शनि और शुक्र की युति है कुंडली में तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि ये भी मैरिज को क्या करती है, हार्म करती है। इसके अलावा बहुत सारे जो आप देखेंगे कि नौमांस में जाकर 7th हाउस की पोजीशन कैसी है, आपकी लग्न कुंडली में 7th हाउस हैवी डैमेज है क्या। मान लीजिए किसी के 7th हाउस में चाहे यहाँ पे मंगल के साथ राहु भी आ गया और उसमें चंद्रमा बैठा हुआ है, तो ये क्या करता है, ये उसने क्या किया, आपके 7th हाउस को हैवी डैमेज कर दिया। तो ये पोजीशन को जाके आपको नौमांस में चेक करनी होती है, नौमांस के 7th हाउस और 7th लॉर्ड की पोजीशन कैसी है, और लग्न के जो लग्न का जो 7th हाउस का लॉर्ड है वो उसकी पोजीशन नौमांस में कैसी है। इस पारंपरिक तरीके से गुण मिलान होता है जिसमें आप देखेंगे कि आपकी जो टोटल 36 नंबर होते हैं उनमें से आपको कितने पॉइंट्स मिल रहे हैं। यदि 18 से कम मिलते हैं तो वो मैच मेकिंग जनरली लोग क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। और इसके अलावा यदि नाड़ी दोष है, भकूट है, गन मैत्री नहीं मिल रही है तो भी क्या करते हैं, उस मैच मेकिंग को अच्छा नहीं माना जाता है। मगर ऐसे भी बहुत सारे एग्जाम्पल हुए हैं जिनमें आप देखेंगे कि कुंडली के जो नंबर्स अच्छे नहीं है मैच मेकिंग के, 18 से कम नंबर भी मिल रहे हैं, उसके बाद भी जो शादियाँ वो क्या हुई है, सक्सेसफुल हुई है। क्योंकि ऐसी बहुत सारी अदर जो प्लैनेट्स होती है उनकी पोजीशन को चेक करना जरूरी होता है। जैसे शुक्र से सप्तम भाव कैसा है, शुक्र की कुंडली में पोजीशन कैसी है। शुक्र का क्या होता है, रिलेशनशिप और यूनियन का कारक ग्रह है। हमारे रिलेशनशिप में हमारी जो बॉन्डिंग कैसी होगी उसको क्या दर्शाता है, शुक्र दर्शाता है। तो कुंडली में शुक्र की पोजीशन कैसी है, सप्तम भाव हैवी डैमेज तो नहीं है, ये सब चीजें क्या की जाती है, कुंडली के समय मिलाई जाती है। इसके अलावा दशा देखी जाती है कि दोनों की शादी के समय कौन सी दशा चल रही है, मेलेफिक प्लैनेट की दशा चल रही है कि बेनिफिक प्लैनेट की।
यदि मैलेफिक प्लैनेट की दशा चल रही है तो हमको उस समय सजग रहना चाहिए कि ये एडवर्स सिचुएशन क्रिएट कर सकती है हमारी शादी में। तो इस समय हमको क्या करना है, थोड़ा सा अवेयर रहना है। इसके अलावा आप देखेंगे कि यदि बेनिफिक प्लैनेट की दशा चल रही है तो वो शादी को स्मूथ चलाने में क्या करती है, हमारी हेल्प करती है। इसके अलावा दोनों जो पार्टनर है, यदि उनका सेम समय में जो दशा क्या हो रही है, बदल रही है, तो उस सिचुएशन में भी क्या करना चाहिए, थोड़ा सा अलर्ट रहना चाहिए। इसके अलावा आप देखेंगे कि चंद्र राशि, दोनों की चंद्र राशि एक दूसरे से कैसे है, लग्न राशि को भी देखा जाता है, नवमांश में पोजीशन कैसी है, सप्तम भाव की, सप्तम लॉर्ड की पोजीशन कैसी है। ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो मैच मेकिंग के दौरान देखी जाती है। जैसा कि इस वीडियो का मेरा एम यही है कि जो आप लोग मांगलिक दोष से डरते हैं और बहुत सारे रिश्ते कैंसिल कर देते हैं, तो वैसा मत करिए। किसी जो विद्वान ज्योतिष है उनसे आप अच्छी तरीके से गुण मिलान करवाइए, भाव मिलान देखिए आपकी कुंडली का कि सामने वाले पार्टनर से भाव मिलान कैसा है और दशा कैसी है आगे आने वाले जीवन में। उसके बाद ही आप किसी रिश्ते को क्या करें, रिजेक्ट करें। डायरेक्ट किसी भी रिश्ते को रिजेक्ट करने की जरूरत नहीं होती है। और मंगल दोष ही कुंडली में एक लौता रीजन नहीं होता हमारी जो मैरिटल लाइफ को हार्म करने के लिए। जैसे कई केसेस में सीधा ही बोल दिया जाता है कि डेथ हो जाएगी। और आप लोगों को ये बात पता होनी जरूरी है कि जीवन मरण, कीर्ति, यश, अपयश, मान सम्मान ये हमारे हाथ की चीज नहीं होती है, ये ईश्वर के हाथ में है, यह भगवान के हाथ में होता है किसी की जन्म मृत्यु का निर्धारण करना। क्योंकि हमारा तो पहले से ही सब लिख चुका है। जन्म के से हमारा जब बर्थ हुआ उसी समय हमको ये मिल चुका है कि हम कितना जिएंगे, कब मरेंगे। तो किसी की मैरिज के कारण किसी की उसकी मृत्यु हो जाएगी, यह चीजें प्रिडिक्ट करना हमारे अंडर पे, किसी भी ज्योतिषी के अंडर पे नहीं है और ये हमारे एरिया में आता भी नहीं है। और कोई यदि आपको ऐसा बोलते भी है तो वो प्रॉपर तरीके से मैच मेकिंग नहीं कर रहे हैं। तो किसी अच्छे से मैच मेकिंग कराने के बाद ही आप किसी कुंडली को क्या करें, ऑब्जर्व करें। और इसके अलावा मांगलिक दोष के बहुत सारे क्या होते हैं, उपाय होते हैं जिससे मांगलिक दोष क्या हो जाता है, नलीफाई हो जाता है। होप मंगल दोष से रिलेटेड आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियोस में हम उपायों के विषय में भी चर्चा करेंगे। तब तक हमारे इस चैनल के साथ बने रहे। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके कैसे बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। हरे कृष्ण।